हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है सेकंड सेमेस्टर जो कि स्टार्ट हो चुका है एनसी वेब का और रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट है और एनसी वेब के स्टूडेंट्स है उनका सेकंड सेमेस्टर जो है स्टार्ट हो चुका है और ये सेकंड सेमेस्टर का डीएससी 3 माइनर पेपर है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये डीएससी पेपर है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स पॉलिटिकल साइंस का। जिन भी स्टूडेंट ने बीए प्रोग्राम में डीएससी 3 में पॉल साइंस लिया है माइनर में, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारत सरकार और राजनीति, ये पेपर उन सभी को पढ़ना होगा। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एनसी वेब डीडीसीई सीओएल एंड डीयूएसओएल सभी के लिए सेम पेपर है। ये मैं आपको आज सिलेबस बताने वाला हूं कि आपके इस पेपर के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। इसके बाद जो है मैं आपको इसकी पूरी डिटेल वीडियोस आगे बताऊंगा कि किस किस तरीके से मैं पर यूनिट में आपको इसकी डिटेल वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करे, लाइक करे। और अभी जो है सबसे पहले जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ये पेपर है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स और ये पेपर अभी जो स्टार्ट हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस में और एनसी वेब यानी कि नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड के जो कॉलेजेस हैं उनमें भी ये पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो इसका क्या सिलेबस रहेगा आपका और इसमें क्या कोर्स स्ट्रक्चर है। तो इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो 70 प्लस 60 160, ठीक है, 70 प्लस 90 प्लस 70, ये आपका हो जाएगा 160 मार्क्स का। तो इस पेपर के अंदर आपका 90 मार्क्स जो है आपका वो थियरी का होगा जिसमें आपको रिटन एग्जाम देना होगा और 70 मार्क्स इसमें आपका जो है वो आपका इसमें होगा इंटरनल असेसमेंट का और कंटिन्यूस असेसमेंट का। तो इंटरनल असेसमेंट एंड कंटिन्यूस असेसमेंट इसमें टू टाइप्स में बांटे होते हैं। जैसे कि अगर हम एसओएल सीओएल डीडीसीई इन तीनों बोर्ड की बात करें तो इसमें ये 70 मार्क्स का इकट्ठा एक पेपर ले लेते हैं जो कि ऑनलाइन होता है और उसमें जैसे 70 का 70 मार्क्स का आपको मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डीयू रेगुलर स्टूडेंट्स की एंड एनसी वेब स्टूडेंट की तो ये पेपर टू डिवीजन में बटा होता है। द फर्स्ट डिवीजन इज आईए एंड द सेकंड डिवीजन इज सीए। आईए मींस इंटरनल असेसमेंट, सीए मींस कंटिन्यूस असेसमेंट। तो आईए जो आपका होता है वो होता है 30 मार्क्स का जो कि डिवाइडेड होता है 12 प्लस 6, यानी कि 12 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल असेसमेंट होगा, 12 मार्क्स का आपका जो है टेस्ट होगा, 6 मार्क्स जो है आपके अटेंडेंस के होंगे। इसी तरीके से जो है 40 मार्क्स जो आपका सीए होगा वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्लास टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो किस तरीके से इंगेज कर रहे हैं। जैसे कि इसमें 10 मार्क्स का कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं, 10 मार्क्स के एक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। इस तरीके से इसमें भी अटेंडेंस के मार्क्स हैं। तो ये मेक श्योर कर ले कि आप अटेंडेंस जो रेगुलर स्टूडेंट है एंड जो एनसी वेब के स्टूडेंट है उसमें अटेंडेंस का क्राइटेरिया है मिनिमम 1 मार्क्स आपको 65% से अबोव में ही 1 मार्क्स मिलता है। तो 100 मार्क्स अगर 100% आपकी रही है, 80% टू 100%, तो अराउंड आपके 85 टू 100% में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 5 और 5, 6 में से 6, तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो जो ये मैंने क्लासिफिकेशंस बताई मार्क्स की आपकी 160 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा क्योंकि मेन पेपर है आपका, ठीक है। तो 90 प्लस 70 इजकल टू 160, तो 160 जो है उसमें 90 मार्क्स आपका हो गया आपका थियरी का एग्जाम, यानी कि जो आपका एंड टर्म में एग्जाम होता है, और 70 मार्क्स का जो एसओएल सोल और डीडी सीई के जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका 70 मार्क्स का एक सीधा ऑनलाइन जो है एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन पेपर आता है, उनको वो फिलअप करके देना होता है, जो कि इस बार के स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनको इजीली ये चीज पता होगी। और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया है कि ये जो पेपर आपका 70 मार्क्स में से जो आपका इंटरनल असेसमेंट और कंटिन्यूस असेसमेंट है वो 30 प्लस 40, 30 जो है आपका क्लासिफिकेशन 12 प्लस 6, और 40 जो होगा आपका 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, इस तरह भी हो सकता है, 20 प्लस 20 भी हो सकता है, जैसा भी, और उसमें अटेंडेंस के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं। तो ये टोटल मिला के जो भारत सरकार एवं राजनीति जो हमारा पेपर है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये उसका क्लासिफिकेशन है जो कि मैंने आपको ये बता दिया है। तो इस कोर्स में कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये सभी है कि सबसे पहले तो इसके अंदर भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं और भारतीय संविधान के उन सभी मूल बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनके कि बच्चे को ये समझ में आ सके कि भारतीय संविधान किस प्रकार से है और भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ठीक है।
तो ये पेपर ना सिर्फ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये पेपर उन सभी के लिए भी है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसके अलावा नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, यूपीएससी के लिए भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पेपर कंपलसरी होता है, उनके लिए भी ये पेपर बहुत ज़रूरी है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम या डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सिलेबस के अंदर जो है हम जो है स्टूडेंट्स को ये सभी बताया जाता है कि भारत सरकार के बारे में, उसकी तमाम संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और इसमें जो भारतीय राज्य के अंदर जो जातिगत व्यवस्था है, जो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, कम्युनल स्ट्रक्चर है, पार्टी सिस्टम है, और भारतीय जो विभिन्न आंदोलन हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों को लेके हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं, जैसे कि इससे कि ये समझ में आएगा कि जब ही स्टूडेंट इस पूरे पेपर को पढ़ लेंगे तो इससे कुछ आउटकम निकल के आएंगे। सबसे पहला आउटकम ये होगा कि इससे भारतीय व्यवस्था में किस प्रकार से मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इसमें एक समझ जो है बुनियादी समझ सामने आएगी। इसके अलावा इसमें जो है द नॉलेज ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ गवर्निंग देन द एक्शन देन द वर्क। तो इसमें भारत में राज्य संस्थाएं एवं नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों तथा उनके कार्यपालिका और उसकी वास्तविकता का ज्ञान भी हमें अर्जित होगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि भारतीय व्यवस्था के अंदर जाति, वर्ग, लिंग और धर्म के बारे में, यानी कि द प्राइमिसेस ऑफ द कास्ट, क्लास, जेंडर एंड द रिलीजन, उसके बारे में हमें इसके बारे में समझने की कोशिश मिलेगी। इसके अलावा जो इसमें हमें और चीजें होंगी वो होगी भारत में पार्टी सिस्टम एवं दल व्यवस्था, यानी कि पार्टी सिस्टम एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। फिर लास्ट में जो है इसमें भारत में जो विकास है, डेवलपमेंट, डिबेट इन इंडिया एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, यानी कि भारतीय राजनीति में जो डेवलपमेंट को लेके क्या स्ट्रक्चर है और भारतीय समाज में किन किन सामाजिक आंदोलनों के जरिए जागरूकता को लेकर, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो श्रमिक आंदोलन हो, चाहे किसी भी प्रकार के आंदोलन हो, तो इस सिलेबस के अंदर यानी कि जो ये हमारा भारत सरकार एवं राजनीति वाला पेपर है, इस पेपर में जो है हमारी 9 यूनिट रहने वाली है। काफ़ी लेंथी पेपर है, तो आप सभी जो है, क्योंकि जो सोल के स्टूडेंट है, एनसीवेब के स्टूडेंट है, डीडीसी के स्टूडेंट है, सीओएल के स्टूडेंट है, इन सभी के लिए बहुत कम टाइमिंग होता है, सिर्फ 10 to 15 क्लासेस सोल के स्टूडेंट को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनसीवेब के स्टूडेंट को भी 16 क्लासेस मिलती है, ठीक है। तो उसमें ये सभी कंप्लीट कर पाना एक बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कर पाना बहुत इजी काम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले यूनिट वाइज इसमें हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के बाद हम मेन चीज क्या देखेंगे, इसमें मेन चीज ये है कि मैं पर यूनिट वाइज आपको इसका सभी चीज बताऊंगा, पर अभी जो है आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस में 9 यूनिट मिलेंगी हमको, यूनिट 1 to 9। तो यूनिट 1 जो है वो इसमें बेसिक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर, डिबेट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज एंड फेडरलिज्म। बेसिकली इस यूनिट के अंदर जो भारतीय संविधान की जो बुनियादी विशेषताएं हैं हमें उनको ध्यान में रखना है, वो पूछा गया है। दूसरी चीज, इसमें 3 डिबेट्स के बारे में पूछा गया है। एक तो डिबेट है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में, दूसरी डिबेट जो है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल द स्टेट पॉलिसीज के बारे में, एंड द थर्ड डिबेट इज फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के बारे में। तो इसमें भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार जो कि 6 मौलिक अधिकार है उनके बारे में टोटल स्ट्रक्चर, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, और लास्ट में हम जो है फेडरलिज्म जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया जाता है। तो ये सिर्फ अभी मैं सिलेबस बता रहा हूँ, इसके बाद जो है पर यूनिट जो है आपको पूरी यूनिट जो है डिस्क्राइब करके बताऊंगा अगली वीडियोज में। तो इसकी बात जो है सेकंड यूनिट जो है इसमें है स्टेट फॉर्मेशन की बात की गई है, जिसमें कि राज्य का निर्माण है, राष्ट्र निर्माण है, द नेशन बिल्डिंग। तो जो स्टेट फॉर्मेशन एंड द नेशन बिल्डिंग, इंटीग्रेशन प्रिंसिपल स्टेट एंड इन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है हमें। पहली चीज़ जो है जो राष्ट्र का निर्माण है या राज्य का जो निर्माण होता है वो 2 तरीके से इसमें बताया गया है। एक तरीका क्या है कि रियासतों का एकीकरण करके, इंटीग्रेशन करके, एंड द सेकंड वन द भाषाई आधार पर। तो अगर हम देखेंगे भारत के अंदर बहुत से राज्यों का निर्माण जो है भाषा के आधार पर हुआ था। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो, या फिर हम
पंजाब की बात करें, इसी तरीके से जो है काफ़ी सारे ऐसे राज्य हम भारत के अंदर देख सकते हैं जिनका गठन है पूर्ण तौर पर जो है किस प्रकार से होता है, वो होता है भाषाई आधार पर। तो इसीलिए जो है भाषाई आधार एक हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस सिलेबस के अंदर। फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम फिर सेकंड यूनिट में जो भाषाई आधार पर और रियासतों के एकीकरण, जिसमें 4 बड़ी रियासतें हैं, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और जो है इस तरीके की जो चारों की चारों हम रियासतों के बारे में, इसके अलावा जो जितनी भी रियासतें हैं 500 प्लस, उन सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। इसके यूनिट 3 के अंदर बेसिकली हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर द स्टेट लेवल, तो इसमें हम दोनों स्तर पर यानी कि राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार की हैं, तो ये किस प्रकार की संस्थाएं हैं। तो इसमें पहली संस्था जो है वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है जो जिसको हम संसद बोलते हैं, संसद के 3 अंग है, जिसमें राष्ट्रपति, फिर इसके अंदर राष्ट्रपति, फिर उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर संसद बनता है। ठीक है, संसद के अंदर 2 सदन है, ये आप सभी को पता ही होंगे। इसके बाद जुडिशरी की हम बात करेंगे, यानी कि न्यायपालिका। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, और चीफ मिनिस्टर जो कि स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है, मुख्यमंत्री किसकी क्या क्या किस प्रकार से किस तरीके से करते हैं, तो उनका क्या कार्य होता है, किस प्रकार से उनका राज्य के अंदर योगदान है, इन सभी को हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। इसके बाद आते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 जो है आपके ये है सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल पावर, जिसमें कास्ट, क्लास एंड जेंडर यानी कि जो सामाजिक संरचना है राजनीतिक शक्ति के अंदर, उसमें हम बेसिकली 3 चीजों को पढ़ेंगे, जाति, वर्ग एवं लिंग। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 जो है, इसमें रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स। तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स यानी कि धर्म और राजनीति में मुख्य तौर पर 2 ही चीजों को हमें पढ़ना होता है। पहली 2 डिबेट है, 2 डिबेट में से पहली डिबेट है सेकुलरिज्म की डिबेट, यानी कि इसको हम धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, यानी कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ना ही राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण देगा। ठीक है, ना तो राज्य किसी धर्म के खिलाफ है, ना ही किसी धर्म के संरक्षण देगा, यानी कि सभी धर्म राज्य के नजर में एक समान है। ठीक है, कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता पर बहस, ये आप सभी को पता है, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर हो या क्रिश्चियन मुस्लिम्स को लेकर हो या फिर क्रिश्चियन हिंदूज को लेकर, कितनी सारी डिबेट्स हैं कि बहुत सारी, जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिबेट मानी जाती है वो हिंदू मुस्लिम्स को लेकर ही सांप्रदायिकता के ऊपर बहस में मानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हम बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम यानी कि राजनीतिक दल। तो भारत के अंदर जो मुख्य राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से दल है, राज्य स्तर पर कौन कौन से दल है। जैसे कि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो सबसे प्रमुख दल अभी के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी है और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो ये 2 प्रमुख ऐसे दल है जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक सक्रिय दल की भूमिका निभाते रहे हैं भारत की आज़ादी से लेके और आज तक। उसके बाद है पार्टी सिस्टम, भारत के अंदर पार्टी सिस्टम। तो हम बेसिकली जो पार्टी सिस्टम, पूरी दुनिया के अंदर जो पार्टी सिस्टम होते हैं, जैसे कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंडिया के अंदर बेसिकली मल्टी पार्टी सिस्टम ही रहा है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में 1 पार्टी डोमिनेट सिस्टम। तो इसके अंदर बहुत सी बार पूछा जाता है कांग्रेस सिस्टम। तो कांग्रेस सिस्टम का मतलब 1 पार्टी डोमिनेट सिस्टम। तो इसमें अगर हम देखें कि काफ़ी आज़ादी के बाद से काफ़ी टाइम तक अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पार्टियां ही राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी अपनी सरकारें बनाती थी, द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। द नेक्स्ट यूनिट इज द यूनिट नंबर 7। सो यूनिट नंबर 7 इज द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, यानी कि विकास की जो रणनीतियां हैं। तो उसमें हम 2 प्रकार की रणनीतियों को देखते हैं, एक तो प्लान्ड इकोनॉमी एंड द सेकंड द न्यू लिबरल रीस्ट्रक्चरिंग। प्लान्ड इकोनॉमी को हम बोलते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्थाएं, कि नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि इनको पहले से प्लान किया जाता है कि ये चीजें हमें करनी है। इसके बाद है न्यू लिबरल रीस्ट्रक्चरिंग। न्यू लिबरल रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर था नव उदारवादी पुनर्गठन की किस तरीके से फिर 1991 के बाद हमने जो है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को जो अपनाया था, उसके बारे में हम बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर भी हम पूरा एक लेक्चर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये नियोजित अर्थव्यवस्था और उदारवादी पुनर्गठन जो है रीस्ट्रक्चरिंग है, उसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 जो है वो है सोशल मूवमेंट्स। तो हम अगर देखें तो 4 तरीके के सोशल मूवमेंट अभी हमारे सिलेबस में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे माने जाते हैं। और ये कोई भी एग्जाम हो, किसी का भी एंट्रेंस हो, इसमें किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी एंट्रेंस में ये सब चीज़ पूछ ली जाती है।
तो सामाजिक आंदोलन के अंदर जो सोशल मूवमेंट्स है उसमें सबसे पहला जो मूवमेंट आता है मतलब वर्कर मूवमेंट आता है, जिसको हम श्रमिक आंदोलन बोलते हैं। सेकंड इज द फार्मर मूवमेंट, इज मीन्स किसान आंदोलन। और हाल फिलहाल में आप सभी को जानते हैं कि किसान मूवमेंट जो है बहुत पीक पर रहा, और उसके बाद जो है जो 3 काले कानून थे उनको भी फिर संसद के अंदर वापस लिया गया। इन्वायरमेंटल मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं पर्यावरणीय जो मूवमेंट है, आंदोलन है, आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है पर्यावरणीय आंदोलन का होना, और पर्यावरण को लेके सजग एवं जागरूक रहने की, क्योंकि आप सभी को पता है ग्लेशियर पिघल रहे हैं डे बाय डे, जो है सी लेवल है जो राइज हो रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है जहाँ ठंड नहीं पड़नी चाहिए वहाँ बहुत तेज़ी से ठंड पड़ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पानी सूखा हो, मतलब सूखा का पड़ जाना, टाइम से जो है चीज़ों का नहीं होना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए सजग है, और बहुत सारी पूरी दुनिया के अंदर, भारत ही नहीं पर पूरी दुनिया के अंदर इन्वायरमेंटल मूवमेंट चल रहे हैं। भारत के अंदर एक बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, इसके अलावा जो चिपको आंदोलन है, अपीको आंदोलन है, सिलिकॉन वैली आंदोलन है, ये सभी क्या है इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो है मूवमेंट रहे हैं। इसके बाद लास्ट मूवमेंट है वो है वुमेन्स मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं महिला आंदोलन। तो महिला आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन हैं, जैसे चिपको आंदोलन भी महिला आंदोलन से रिलेटेड है, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व के अंदर हुआ था। इसके बाद अगर हम ताड़ी आंदोलन देखें, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जिनको हम सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस के अंदर इंडिकेटेड है। तो वो वुमेन्स आंदोलन यानी कि वुमेन्स मूवमेंट्स के रिगार्डिंग है। इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 9। तो यूनिट नंबर 9 है द नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी कि जो भारत में जो राज्य की प्रकृति है वो 3 तरीके से इसमें दिखाई गई है। एक तो डेवलपमेंटल, सेकंड है वेलफेयर, एंड थर्ड है रेगुलेटरी। तो ये तीनों जो है विकासात्मक, कल्याणकारी एवं नियामक, इन तीनों तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि भारत की जो प्रकृति है, भारतीय राज्य की जो प्रकृति है, द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया, वो किस प्रकार का होगा। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली आपको इस सिलेबस के अंदर पढ़नी है। ये सिलेबस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको बताया है। बेसिकली ये जो सिलेबस है आपका काफ़ी लेंथी सिलेबस तो ज़रूर है, लेकिन ये अगर आप जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसको टाइम टू टाइम देखेंगे तो ये इतना हार्ड भी सिलेबस नहीं है। इस सिलेबस को आप बहुत ईजी से कर सकते हैं, और इसमें जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं बस आपको उन चीज़ों को फोकस करना है। तो इसके अलावा जो है मैं इसमें पर यूनिट की आपको वीडियोस आपको आगे शेयर करता रहूँगा, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। तो इस पेपर को आप बहुत ईजी से कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको वीडियोस बनाने के बाद काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आपके पेपर्स में आए हैं। और अभी तक आप जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में जो भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट्स, वो सभी आए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।